जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, हम इस समय पढ़ रहे हैं समास। और मैंने आपको बताया था ना कि समास किसे कहते हैं। इसके पहले वाली जो भी वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि समास किसे कहते हैं। शायद आपने वह वीडियो देख ली है, और अगर आपने वह वीडियो देख ली है तो आपको पता होगा कि समास किसे कहते हैं। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। दूसरी बात, मैंने ये भी बता दिया था कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अगर आपको पता है तो इसका भी जवाब दे दीजिए। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 3, 4, 5, 6। आप बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था तत्पुरुष समास के बारे में। किसके बारे में? तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास जो है इसके मैंने 2 भेद बताए थे, ठीक है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। आपको याद है कौन कौन सा भेद है? पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है पहला? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ये मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कि नहीं? दूसरा क्या मैंने बताया था? दूसरा बताया था समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है पता है आपको? कर्मधारय समास। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास के संदर्भ में। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या बताया था मैंने, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम हटाते हैं, ठीक। ये बाद में पढ़ेंगे। इसमें मैंने व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत मैंने बता दिया था आपको कि इसमें कर्ता ने, या आप लिख के मैंने बताया था, कर्ता ने को छोड़ के जितने कारक हैं उन सभी कारक से संबंधित जो शब्द और समास होते हैं वो सब व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत मैंने सब कुछ बता दिया था। और इसी के आगे हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, देखो कुछ ऐसे शब्द है ना, जैसे आपने सुना होगा अलुक तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, नंग तत्पुरुष समास, आपने उपपद तत्पुरुष समास, ये आपने पढ़ा है कि नहीं? देखो, जो IAS की परीक्षा हुई थी ना, IAS 2009, उसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था समास से कि असत्य, क्या असत्य शब्द दे दिया था और पूछा था कि असत्य में कौन सा समास है, ठीक। असत्य में कौन सा समास है। और लेवल देखो, IAS की परीक्षा है, इसमें पूछा था। कहने का मतलब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, समास से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो कहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के जो व्याकरण है ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि असत्य में नंग तत्पुरुष समास है। क्या? नंग तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसमें असत्य में क्यों और कैसे है, इसी बात को हम आगे समझेंगे। नंग तत्पुरुष समास किसमें होते हैं, ठीक है। अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं आपको बता रहा था कि हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के जो व्याकरण हैं, व्याकरण का मतलब आपको पता है कि नहीं? व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण का ज्ञाता होता है। क्या? जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? जो व्याकरण का ज्ञाता है उसे कहते हैं व्याकरण। इनके अनुसार तत्पुरुष समास के कुछ भेद और होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था ना, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष बताया था ना। उसके बाद भी कुछ तत्पुरुष होते हैं जिसको जानना और समझना अत्यावश्यक है। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। किसकी? इंटरव्यू की। इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे, व्याकरणों ने 5 प्रकार के और भेद बताए हैं, 5 भेद, ठीक ना। तत्पुरुष समास में ही 5 और भेद बताए हैं। पहला देख लीजिए, अलुक तत्पुरुष। क्या? अलुक तत्पुरुष समास, ठीक ना।
अलुक तत्पुरुष समास, ये क्या होता है? देखो पहले किताबी भाषा में आपको बता दे रहा हूँ। किताबी भाषा में यहाँ लिखा हुआ है कि जिसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है वह स्थिति अलुक तत्पुरुष की कही जाती है। इस समास के उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखो आपको मैंने बताया था ना, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, और दोनों को मिलाकर होता है समासिक पद या समस्त पद, बताया था ना। तो अलुक तत्पुरुष समास जो होता है ना, इसमें जो पूर्व पद होता है ना, उसमें संस्कृत की विभक्ति होती है, ठीक ना, मतलब संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। क्या? संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, सरसिज, क्या है? सरसिज, देखिएगा सरसिज, देख रहे हो ना, शब्द देख रहे हो ना, तत्सम शब्द है। ये पूर्व पद है, यह उत्तर पद है। पूर्व पद माने सर, सर का मतलब तालाब, तालाब में जन्म लेना, सिज का मतलब जन्म लेने वाला, जो माने जन्म, तो सर तालाब में जन्म लेने वाला, इसका ये क्या है? पूर्व पद, पूर्व पद। यह क्या है? उत्तर पद, समझ गया ना? पूर्व पद, उत्तर पद। इसका समासिक समस्त पद क्या होता है? सर। एक वाक्य, एक शब्द ध्यान से देख लोगे पूरा समझ में आ जाएगा। सर, सर यानी कि तालाब में जन्म लेने वाला, समझे गुरुजी? अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, पहला जो पद होता है ना, उसमें संस्कृत की विभक्ति छिपी होती है, ठीक है। तो संस्कृत निष्ठ शब्द है, तो ये क्या हो गया? अलुक तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही आपको मैं अन्य उदाहरण भी बता दे रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे सर का मतलब तालाब होता है, यहाँ तालाब नहीं लिखा है ना, सर लिखा हुआ है, ओके। और भी शब्द देख लो, शुभंकर, शुभ को करने वाला। वाचस्पति, वाणी का पति, वाच्य, देखो वाणी, वाणीपति नहीं लिखा है, वाचस्पति लिखा है, ठीक ना। तो वाणी का पति। धनंजय, धन को जय करने वाला, धन माने कुबेर। भयंकर, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, ये अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। देखो इसका एक और भेद होता है, 5 भेद मैंने बताया ना, तो ये तो हो गया अलुक तत्पुरुष, ठीक है। एक होता है नंग तत्पुरुष समास। क्या होता है? नंग तत्पुरुष समास। दूसरा देखो, यही मैंने अभी आईएएस वाला जो एग्जाम दिया था, यहीं से दिया था, नंग। और यह क्वेश्चन कहाँ से? अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहाँ भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप कहना कि मैं ये पढ़ाऊँगा, बच्चों को आप पढ़ाना, ये मत पढ़ाना, आपसे इंटरव्यूअर पूछ देगा, ठीक ना। आप तो सिंपल पढ़ाओगे बच्चों को, कर्मधारय समास, ठीक ना, मतलब इतना डीप तक नहीं पढ़ाओगे ना, ऊपर थोड़ा पढ़ाना होता है सिंपल भाषा में, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे सब पूछ देगा। नंग तत्पुरुष वह तत्पुरुष होता है जब किसी शब्द का जो पूर्व पद होता है ना, एक होता है उत्तर पद, एक पूर्व पद। पूर्व पद जब न से नकारात्मक निषेध का बोध कराए तो वहां नंग तत्पुरुष होता है। क्या? न से क्या? निगेटिव, ठीक ना। जब जहां निगेटिव का बोध हो वहां पर नंग तत्पुरुष होता है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण दिया था ना, असत्य। क्या? असत्य। अ माने क्या? नहीं, मतलब क्या? सत्य नहीं। असत्य का मतलब क्या? सत्य नहीं। अधर्म, अधर्म, इसमें भी क्या है? धर्म का पालन नहीं हो रहा है, अधर्म है। निगेटिविटी क्या बोध हो रहा है ना, जहां पे अ हो गया, संस्कृत में क्या? अन्न प्रत्यय, अन्न लगा के निगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जहां अधर्म हो गया, असत्य हो गया, अमर हो गया, ठीक है, जो मरे नहीं, अमर, अज्ञान, अचल, अप्रिय, अप्रिय माने न प्रिय, ठीक। अधर्म, अमोघ, अभाव, ठीक है, अव्यय। अच्छे से मान लो एक शब्द आएगा ना जिसमें चक्कर आ जाता है लोगों को, मतलब चक्कर में पड़ जाएंगे। जैसे मान लो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे, इंटरव्यूअर मान लो आपसे पूछ दिया, मान लो इंटरव्यूअर आपसे पूछ दिया कि जो अव्यय है,
अव्यय में कौन सा समास है? तो जो हड़बड़ी में बताएगा ना, घबरा के, वो कहेगा कि सर अव्यय में अव्ययी भाव समास है, ऐसे बताएगा टप से, पहले हम बताएंगे और टप से बताएगा, गप तो गिर जाएगा गड्ढा में। ऐसा नहीं करना है। अव्यय में अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्यय का मतलब क्या है? अ मतलब न, और व्यय का मतलब खर्च, मतलब जहाँ खर्च न हो वह अव्यय, जहाँ परिवर्तन न हो वो अव्यय। तो निषेध का बोध है, तो यहाँ पर भी कौन सा समास हो गया? नंग तत्पुरुष समास हो गया। समझ गए ना? यही एक होता है। ये कौन सा भेद था? दूसरा। मैंने बताया ना 5 भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, तो तीसरा भेद कौन सा है? ये देखो ध्यान से। एक होता है तीसरा भेद। तीसरा भेद क्या होता है? उपपद तत्पुरुष। आराम से कॉपी में लिखते जाइएगा। उपपद तत्पुरुष समास। इसका मतलब क्या होता है? इसमें देखो, पहले किताबी भाषा समझ लो, पढ़ के बता दे रहा हूँ एक एक चीज़। इसमें उत्तर पद स्वयं में सार्थक तो है। देखो मैंने बताया ना, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पहले पूर्व फिर उत्तर पद, ठीक ना? तो इसमें उत्तर पद स्वयं में सार्थक तो है, परंतु स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसमें से कतिपय शब्द अपने अर्थ के कारण बहुब्रीहि समास में आते हैं। किसमें? बहुब्रीहि में, जहाँ न पहला पद प्रधान है न दूसरा, उसमें कोई तीसरा ही प्रधान है। नीलकंठ, नीलकंठ कौन? शिव, वो प्रधान है, तीसरा पद, ठीक ना? तो इसमें बहुब्रीहि समास में आते हैं। यथा जलज, दिनकर, जलद, ये क्या है? उपपद प्रधान, ठीक ना? इसमें क्या होता है? लिखा है ना कि जैसे मान लीजिए अम्बुद, क्या लिखा है? अम्बुद, ठीक ना? ये क्या है? अम्बुद। अम्बु को देने वाला, वो क्या होता है? अम्बुद, ठीक है? अम्ब माने जल, जल को देने वाला, ठीक है? कृतज्ञ, कृत माने उपकार को जानने या मानने वाला। जलद, जल को देने वाला बादल, ये क्या है? जलद। नभचर, नभ में विचरण करने वाला, ठीक है? साहित्यकार, साहित्य का कार्य करने वाला, ये क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास। इसे क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास। अब देखो एक आता है प्रादि तत्पुरुष। ये बहुत सिंपल है, इसको तो समझना बच्चों का खेल है। चौथा भेद बता रहा हूँ। प्रादि तत्पुरुष समास, ठीक है? क्या लिखा है? प्र आदि तत्पुरुष समास। मतलब एक ऐसा, मतलब कि शब्द जिसके शुरुआत में प्र आया हो। जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया ना कि प्राचार्य में कौन सा समास है? प्राचार्य हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, ठीक ना? देख रहे हो ना? सबसे पहले क्या आएगा? प्र आ गया, प्रति आ गया। ये सब जहाँ भी आएगा ना, वहाँ पे क्या होगा? प्रादि तत्पुरुष समास। किताबी भाषा भी समझ लीजिए आराम से। देखो यहाँ लिखा है कि इसमें प्र, प्रति, उप आदि उपसर्गों तथा दूसरे शब्दों का समास होता है। प्र आदि के साथ उन्हीं के रूप से दूसरे शब्द भी जुड़े रहते हैं, ठीक है? परंतु समास करने पर वे लुप्त हो जाते हैं। समास करने पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्राचार्य, प्रकृष्ट आचार्य। देखो जैसे मान लीजिए प्राचार्य है, ठीक है? यही सिंपल सी बात है। पूर्व पद क्या है? प्र। उत्तर पद क्या है? आचार्य, ठीक? पूर्व पद, उत्तर पद, प्र आचार्य। तो अब मान लो कि समास विग्रह जब करोगे तो ये थोड़ी होगा कि प्र और आचार्य, ऐसे नहीं होता है। ऐसा तो होगा नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो होता क्या है? प्रकृष्ट, प्रकृष्ट आचार्य। देख रहे हो ना? मतलब प्र समाप्त हो गया, प्र की जगह पर प्रकृष्ट आचार्य हो गया। इसे कहते हैं प्रादि तत्पुरुष समास, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि और शब्द है प्रतिध्वनि। ध्वनि के बाद की ध्वनि, समासिक पद क्या होगा? ध्वनि के
बाद की ध्वनि, देख रहे हो ना, ध्वनि के बाद की ध्वनि, इसको मतलब कि समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप, मतलब लंबा सा वाक्य है उसको छोटा सा कर दो। ये सामासिक समस्त पद है, ये समास है। समास पद क्या, छोटा कर देना। इतनी बड़ी पंक्ति को इतना बड़ा हम सिमटा दिया। तो ध्वनि के बाद की ध्वनि यानी प्रतिध्वनि, तो ध्वनि के आगे प्रति है यानी प्रादि तत्पुरुष समास है। समझ गए ना, ये चीजें होती हैं। कुछ और उदाहरण ले लीजिए। प्रगति, प्रगति यानी प्रथम गति, समासिक पद क्या होगा, प्रथम गति। प्र का मतलब प्रथम, गति माने गति, स्पीड, ठीक। उपवेद, देखो प्रादि में मैंने बोला ना, प्रादि में क्या, प्र आएगा, प्रति आएगा, उप आएगा, तो उप भी आ सकता है, जिसे उपवेद। अब आप हमें बताओ खुद सोच के, जैसे मान लो इंटरव्यूअर आपसे पूछ दिया, चाहे मान लो कि लिखित परीक्षा देने जा रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, TGT, PGT, PRT की तैयारी कर रहे हो, सिंपल भाषा में समझना, या फिर यूपी में TGT, PGT, PRT की तैयारी कर रहे हो, या फिर KVS या नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हो, रिटन एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ आपको एक शब्द दे दिया उपवेद, और कह रहा है कि उपवेद का समस्त पद क्या होगा, सामासिक पद क्या होगा, ठीक है, समास विग्रह क्या होगा, तो क्या लिखोगे बताओ। उपवेद का मतलब क्या होगा बताओ, अगर आपको पता है तो। देखिए उप माने आप तो समझोगे छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। उपवेद, इसका यहाँ मतलब लिखेंगे हम। उप का मतलब सहायक, सहायक, वेद माने वेद, समझ गए ना। उपवेद यानी सहायक वेद, समझ गए ना। तो इस सहायक के लिए क्या लगा है, उप, और उप लगा है प्र, प्रति, उप। जहाँ ये तीनों रहेंगे वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास रहेगा। क्लियर। राम लखन, राम भरत शत्रुघ्न तीनों दिख गए ना, प्र, प्रति, उप। जहाँ ये तीनों रहेगा वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास। जहाँ अ, अन मतलब नेगेटिविटी हो वहाँ नंग तत्पुरुष समास। समझ गए ना, सब कुछ यही सिमटा रहता है, इसी को समझना है, ठीक है। एक भेद और समझ लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक भेद और आपका है, पांचवा भेद। पांचवा भेद देखिए, लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक ना, क्या है, लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। यहां भी देखो लुप्त हो जाता है, क्या लुप्त हो जाता है, पूरा पद, खाली एक कारक लुप्त नहीं होता है, कारक तो लुप्त होगा ही, पद भी समाप्त रहता है उसमें। देखो जिससे किताबी भाषा समझो, जिस समास में न केवल कारक चिन्ह ने, को, पर, सिर्फ यही नहीं बल्कि पद के ही पद लुप्त हो जाएं, समझे, पूरा पद लुप्त हो जाए, तो वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब उदाहरण से समझो, जैसे मान लो अश्रु गैस, उदाहरण देखो, अश्रु गैस। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, समस्त पद क्या होगा बताओ, खुद सोच के बताओ। वह गैस जो आंसू बहाए, यानी कि अश्रु बहाने गैस, ठीक ना, यही ना होगा, अश्रु बहाने वाली गैस, ठीक ना, अश्रु बहाने वाली गैस। अब यहाँ पे क्या है, अश्रु गैस, अश्रु गैस। अब यहाँ पे लुप्त क्या है, पूरा एक पद लुप्त है, ठीक ना, पूरा एक पद ही लुप्त है यहाँ पे, है ना, है नहीं। अश्रु गैस यानी अश्रु बहाने वाली गैस, तो बहाने वाली कहाँ है, लुप्त है, इसलिए इसे कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया तो लाइक कर देना वीडियो को भैया, प्यारा सा कमेंट भी कर देना, समझे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं,
तो हमारे वहाँ जैसे मान लीजिए टीचर भर्ती आ गई या कोई भी भर्ती आती है तो हिंदी विषय की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो आपको अगर जुड़ना है तो जो थंबनेल पे नंबर दिख रहा है ना 63 93 74 44 74, उससे जुड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, इसका समस्त पद क्या होगा? रेल, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब यहाँ पे क्या है? रेल गाड़ी, यानी रेल गाड़ी, और इतना चीज़ क्या है? पर चलने वाली, ये सब क्या है? लुप्त है, यहाँ लुप्त है। तो पूरा ये पद यहाँ लुप्त है, इसलिए कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। समझ गए नहीं बात को? ये गहराई है। कुछ और शब्द देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई। जेब घड़ी, जेब में रहने वाली घड़ी। कन्यादान, कन्या को किया हुआ दान। कन्यादान, कन्या को किया हुआ, लुप्त है दान, बस है। ये चीज़ें हैं। अब देखो तत्पुरुष समास के ही दो और भेद हैं जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, और वो क्या है? कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। तो वही जो कर्मधारय समास, वही कर्मधारय समास जिसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? तत्पुरुष समास में, इसके पहले मैंने पढ़ा था करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक ना, अपादान पढ़ा था, संबंध पढ़ा था, ठीक। उसके बाद से उस पाठ के बाद ये हमने पढ़ा कि कुछ व्याकरणों ने तत्पुरुष समास के ही 5 और भेद माने हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास, नंग तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, बताया ना, अलुप्त तत्पुरुष समास। ये सारा हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखना, धार देना, ऐसे ही बहुत गहराई से क्वेश्चन। सोचो, आपने सोचा था कभी कि IAS लेवल की परीक्षा में पूछे कि असत्य में कौन सा समास है? सोच सकते हो कि नहीं? ऐसे से पूछता है भाई, सिंपल सा होता है देखने में। मतलब कहता है ना कि सतसैया के दो हरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वही चीज़ है, ये शब्द सिंपल लगते हैं कि अश्रु गैस में कौन सा समास है, पूछ देगा इसे। तो इस तरह से जो भी पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, गहराई से पढ़िए। इसके बाद हम किस टॉपिक पर बात करेंगे आपको पता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी कर्मधारय समास को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।